हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2013-14 सेट डी केमिस्ट्री का पेपर लेके आई हूँ पीजीटी के लिए, एचटेट पीजीटी के लिए। तो इसमें हम केमिस्ट्री का पार्ट 4 सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट्स रिडक्शन पोटेंशियल विल बी। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो जब हाइड्रोजन की हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। H2 चेंजेस टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ N का वैल्यू जो है वो 2 रहता है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को लेते हुए हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए pH जो है वो हमें कितनी गिवन है, 3। और हाइड्रोनियम आयन के लिए हम जो कंसंट्रेशन निकालेंगे इसी pH का यूज करके निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन निकालेंगे 10⁻⁻⁻ ऑफ pH, नेगेटिव ऑफ pH। तो यहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव ऑफ pH हो जाएगा -3 मोलर। ओके, तो ये हमारी कंसंट्रेशन बन गई हाइड्रोजन आयन की। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं किसी सेल के लिए, वो किस तरीके से निकालते हैं, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पे देखे हैं कि रिएक्शन के अंदर कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, इनटू में लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और यहाँ पे जितना इस H प्लस आयन के साथ आपका कोफिशिएंट उतना उसका पावर हो जाएगा। तो जो वैल्यू थी यहाँ पे वैसे 0.059 कहाँ से आया है, ये आया 2.303 RT अपॉन NF होता है। N तो हमने एज इट इज रखा, F और इस सबको सॉल्व कर लिया, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे बन जाता है 0.059 वोल्ट। वही वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब E0 सेल के लिए हमारा कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड E0 जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और बाकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। और यहाँ पे प्रेशर जो है हाइड्रोजन गैस के लिए वो 1 एटमॉस्फेयर पे लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने अभी निकाली 10 की पावर -3 और उसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है -0.177 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, जैसे कि 10 की पावर -6 बनेगा, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 6, लॉग में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, इंटू में 6 लॉग 10 हो जाएगा 1। तो 6 से यहाँ पे 2 और 6 का कट के 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। Next question number 92. Match the list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. तो हमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, और उन कोड मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास है तो हम मैच कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगी कोड्स का। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमें दे रखा है कि जीनन डाइफ्लोराइड और जीनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, जीनन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, जीनन ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पे लिस्ट 2 में हमें शेप दे रखी है पिरामिडल, टी शेप, लीनियर, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस शेप को मैं फॉर्मूला यूज करके निकालने वाली हूँ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। फॉर्मूला क्या रहता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस C। V इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, M इज द मोनोवैलेंट एटम, आपके जो इलेक्ट्रॉन इन मोनोवैलेंट एटम। और यहाँ पे C क्या है, C आपका है कटायनिक चार्ज और A है आपका अनायनिक चार्ज। तो यहाँ पे V वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जीनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 2। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो 1/2 इंटू 8 प्लस 2 यानी 10 अपॉन में 2 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। sp3d के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम इसको अरेंज करेंगे जीनन डाइफ्लोराइड को। तो हम देखते हैं वहाँ पे 3 लोन पेयर हमें मिलेंगे और 2 फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पे रख देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा जो शेप होगा वो कैसा बनकर आएगा, लीनियर शेप आएगा। देन जीनन ऑक्सीडाइफ्लोराइड के लिए भी सेम हम निकालेंगे 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनन में तो 8 ही रहेंगे, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, इसलिए इसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो 8 प्लस 2 10 को 2 से डिवाइड किया 5, अगेन sp3d। फिर यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो वो जीनन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, डबल बॉन्ड O, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो सिंगल से बनाएगा।
और 2 यहाँ पे क्या बच जाएंगे, जिनन के लोन पेयर बच जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो बने हैं वो क्या बने हैं, टी शेप ज्योमेट्री बन रही है। ट्राइंगल बाई पिरामिडल में से अगर हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री यहाँ पे देख रहे हैं तो वो किस तरीके की है, 2 लोन पेयर को छोड़ते हुए टी शेप की है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारा क्या आया था, लीनियर। सेकंड के लिए हमारा क्या है, टी शेप। इसी तरीके से जिनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के लिए भी देखेंगे 1/2 इंटू जिनन के वैलेंस शेल में 8 और मोनोवैलेंट एटम 4 हैं, 4 हैं, तो 8 + 4 12, 12.26। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल। चाहे d2 sp3 हो या sp3 d2 हो, दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल होगी। और यहाँ पे इसको जब अरेंज करेंगे, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो जिनन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 फ्लोरीन ने यूज कर लिए, 2 और 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन बचे जिनन के, उससे एक लोन पेयर बन गया। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिडल बनेगी। नेक्स्ट जिनन ट्राईऑक्साइड। जिनन ट्राईऑक्साइड में हम देखेंगे तो 1/2 इंटू 8, क्योंकि मोनोवैलेंट तो यहाँ है ही नहीं कोई, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ना कोई कटायनिक चार्ज ना कोई अनायनिक चार्ज, तो ये बनेगा 4। 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में हम sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में इसको अरेंज करेंगे तो 3 ऑक्सीजन एटम जिनन के 2-2 ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करके क्या बनाएंगे, इस तरीके का शेप बना लेंगे और एक लोन पेयर जिनन पर बच जाएगा। तो ये आपकी कौन सी ज्योमेट्री होती है, दिस इज पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिड की शेप की होती है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बचेगा 4th के लिए वो क्या बच गया, पिरामिडल। तो इस तरीके से आपकी जो कोडिंग दी होंगी, ए के लिए आपका 3rd, बी के लिए आपका 2nd और सी के लिए आपका 4th, डी के लिए 1, वो वाली कोडिंग आपकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से हमें इनकरेक्ट रिएक्शन बतानी कौन सी होगी। रिएक्शन हमें गिवन है, एसीटोन प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस टू मेसिटाइलिन। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस अमोनिया चेंजेस टू एसीटोनाइल एसीटोन। 3rd फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल चेंजेस टू बेकलाइट। 5th एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोसाइनिक एसिड चेंजेस टू साइनोहाइड्रेन। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शंस हैं उनको हम 1 बाय 1 कंसीडर कर लेते हैं, किस तरीके से है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे है एसीटोन और कंसंट्रेटेड H2SO4 की। ये एसीटोन है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने लिया है, ऑटो कंडेंसेशन होगा तो मेसिटाइलिन बनता है, यानी ये रिएक्शन हमारी सही है। हमें तो इनकरेक्ट वाली बतानी है कौन सी है। सेकंड में हम एसीटोन लेते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा इमीन बनता है, जबकि यहाँ हमें दिया है एसिटाइनोलो एसीटोन। जो एसिटाइनोलो एसीटोन होता है वो 2,5 हेक्साडाइओन होता है, ना कि इमीन। तो यानी ये सेकंड वाली जो रिएक्शन है ये रॉन्ग है और हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। थर्ड वाली जो है फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल को जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे बेकालाइट बनता है। यहाँ पे क्योंकि जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रिएजेंट्स होते हैं इनका यूज बेकालाइट बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट एल्डिहाइड प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड की जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे एसिटल एल्डिहाइड से तो हमें मिलेगा साइनोहाइड्राइन। ये रिएक्शन भी हमारी सही है। तो रॉन्ग आंसर जो है हमारा, मतलब रॉन्ग रिएक्शन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा वो होगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिवली, जो सोल है, सॉरी सोल्यूशन नहीं सोल, कौन सा सोल आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड दिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया है, गोल्ड दिया है और स्टार्च दिया है। तो इनमें हमें देखिए पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं। मैं इन जनरल बता देती हूँ, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं मोस्टली केसेस में क्या होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। सिर्फ मेटल के सोल, ओनली मेटल सोल्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सिर्फ मेटल्स के सोल और मेटल सल्फाइड्स ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखिए मेटल सल्फाइड तो आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, गोल्ड आपका मेटल सोल हो गया, ये दोनों तो नेगेटिवली चार्ज हो गए। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो ये पॉजिटिवली सोल होगा। तो आंसर तो हमारा इसी से आ जाता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। स्टार्च हमारा नेगेटिव में आता है। और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर पर्टिकुलरली हमें गिवन है तो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो गोल्ड का पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है। बेसिक डाइज होती हैं जैसे पर्सियन ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई, ये सारी कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं। और आपके जैसे कि फेरिक क्लोराइड्स हैं,
इन सॉल्यूशन के अंदर ये फेरिक आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया। आपका मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे टिन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। नेगेटिव चार्ज सोल्स के अंदर आपका आता है क्ले, मेटल के सल्फाइड्स जैसे कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड्स, मेटल्स सोल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, और आपके जैसे स्टार्च, गम्स, गिलेटिन्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल के अंदर। कोई एसिडिक डाई है तो आएगी नेगेटिव चार्ज के अंदर, और बेसिक डाई है तो आएगी पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर। सल्फर सोल है जो, ये भी मेटल सोल हो गया, नॉन मेटल सोल, ये भी किसमें आएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल्स के अंदर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। द नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ एन FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेल एज एट 200 पिकोमीटर इज इक्वल टू। देखिए यहाँ हमें दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल। अब पहले तो हमें एक सिंगल यूनिट FCC क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए, तभी हम 100 ग्राम में निकाल पाएंगे। डेंसिटी हमें गिवन है, सेल एज हमें गिवन है। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ एटम्स, या जैसे मोल्स की हम बात करते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे हमें क्योंकि डेंसिटी वगैरह को भी मेंशन करना है सबको, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। डेंसिटी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये जेड आपका जैसे कि जेड नंबर है यहाँ पे, और इनटू में m मोलर मास है। अब यहाँ पे जेड आपका जो है एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पे जेड का जो है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, एज लेंथ होती है, एज लेंथ का क्यूब कर देंगे हम यहाँ पे, एक तरीके से वॉल्यूम ले रहे हैं, इनटू Na, Na यानी एवोगैड्रो नंबर। अब जो हमने इस नीचे वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम वाले में Na यूज किया है और यहाँ पे Na है, दोनों सेम है एवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलर मास का वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। मोलर मास कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी की ए क्यूब से और Na से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड अपॉन में चला जाएगा, तो ये मोलर मास हमारे यहाँ से निकल गया। इस मोलर मास की वैल्यू मैं नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी, यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास में यहाँ पुट करेंगे हम, तो मोलर मास की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास इनटू Na, ये तो यहीं रहेगा। मोलर मास m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो नीचे d a क्यूब Na आ जाएगा और ये z जो है ऊपर चला जाएगा। अब इस Na से ये Na कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा गिवन मास इंटू जेड अपॉन डी इंटू ए क्यूब, ए का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें। गिवन मास कितना है हमें, 100 ग्राम। FCC क्रिस्टल का मास कितना गिवन है, 100 ग्राम। जेड नंबर ऑफ एटम्स इन FCC क्रिस्टल, ये कैसे निकालेंगे, देखिए FCC क्रिस्टल का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूब, यानी एटम इसके कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस के सेंटर्स पे भी होते हैं। अब ये किसी यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है, कितने टोटल कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक कॉर्नर को 8 क्यूब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसलिए टोटल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सारे कॉर्नर्स का कितने एटम का रहेगा, 1 एटम का। और जो फेस के सेंटर में होते हैं वो कितने होते हैं, फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, और एक फेस को कितने क्यूब शेयर कर सकते हैं, 2 शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए हाफ कंट्रीब्यूशन उनका होगा। तो हाफ को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 3 एटम्स का। यहाँ पे टोटल एटम कितने हो गए, 4, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए आपके 4। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 10, और ए क्यूब एज लेंथ कितनी गिवन है हमें, 200 पिकोमीटर। 200 पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एज लेंथ सेंटीमीटर में लेनी है। तो अगर मीटर में देखेंगे तो 10 की पावर -12 होता है, और अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10 की पावर -10। तो 200 इंटू 10 की पावर -10 उससे क्यूब कर देंगे हम, और जब इसको सोल्व करेंगे सभी को वैल्यूज को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ N/100 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखिए यहाँ पे जब आपको नॉर्मेलिटी दी है N/100 ऑक्जेलिक एसिड, तो हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, यहाँ पे
व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml। अगर वॉल्यूम इन ml ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लीटर में ले रहे हैं तो 1000 नहीं आता ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम लीटर में निकालना है। या तो आप डायरेक्ट 1000 मत लगाइए और सीधा ही निकाल दीजिए, अगर आप ml में निकालेंगे तो बाद में इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं वेट। वेट हमें कितना गिवन है ऑक्जेलिक एसिड का, 126 ग्राम गिवन है। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए जो n फैक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस या गेन होता है ऑक्जेलिक एसिड के अंदर, +2 का होता है। चार्ज जो आएगा +2 का, 2 हाइड्रोजन ये अपने लॉस करके या माइनस माइनस यानी 2 नेगेटिव आ जाता है, तो n का 2 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास अपॉन n, तो ये हमारा 126/2 आ जाएगा। अब यहाँ मोलर मास देखिए, यहाँ ऑक्जेलिक एसिड, अगर सिंपल ऑक्जेलिक एसिड की बात करें COOH की, तो होता है 90 ग्राम। लेकिन हम यहाँ बात करें ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन की, सोल्यूशन के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल होने से उसको ऐड करेंगे हम 36 और, तो हमारा जो मोलर मास बनेगा ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का वो 126 ग्राम बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास 126 ग्राम अपॉन 2 हो गया। और वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम या तो आप 1000 अपॉन वॉल्यूम कर लीजिए, नहीं तो सिंपल अगर नीचे वॉल्यूम रखेंगे तो भी इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो n/100 है ये आपकी नॉर्मेलिटी है, यानी 1/100। हम n ना भी रखें तो यहाँ 1 हो जाएगा 1/100, क्योंकि n तो यूनिट है नॉर्मेलिटी के। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा और 1/100 यहाँ, 1 यहाँ और 100 ऊपर, तो 126, ये 126 और ये 2 ऊपर चला गया और ये 1000 इंटू 100, इससे ये कट गया। तो हमारा 2 इंटू 1000 इंटू 100 ml, वॉल्यूम किस में है, ये ml में। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कितना ml सोल्यूशन, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, solubility product for lead iodide is 3.2 into 10⁻⁻14 at 25 degree Celsius. Its solubility will be। देखिए solubility product जो है वो क्या होती है, वो हमें शो करती है कि सॉलिड और इसके कॉन्स्टिट्यूट आयन के बीच में इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके का है, वो इक्विलिब्रियम शो करती है। इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयन इन ए सॉल्यूशन, ये किससे पता चलता है, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पता चलता है। अब जो लेड आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स है वो जब ब्रेक होगा तो हमें देगा लेड आयोडाइड आयन, लेड आयन और आयोडाइड आयन, ऑक्सीआयोडाइड आयन। तो यहाँ पे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम जो हमें कंपाउंड गिवन था लेड आयोडाइड का, लेड ऑक्सीआयोडाइड का सॉरी, यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी हम S मान लेते हैं। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो लेड आयन की सॉल्युबिलिटी भी S हो जाएगी, और 2 आयोडॉक्सिल आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी 2S हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा होता है लेड आयन की सॉल्युबिलिटी इनटू में जितना सेकंड वाला आयन है उसकी सॉल्युबिलिटी, और जितना आगे कोफिशिएंट दिया है उसकी पावर। तो इसका कोफिशिएंट 1 था तो इसकी पावर 1 हो गई, और इसका कोफिशिएंट 2 था तो इसकी पावर 2 हो गई। S इंटू 2S का स्क्वायर 4S स्क्वायर, 4S इंटू S 4S क्यूब। और जो KSP की वैल्यू है वो हमें गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻14। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ से S का वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे। तो S क्यूब के लिए वैल्यू पहले हमने निकाल लिया, वो क्या आया, S क्यूब हमारा आ गया 8 इंटू 10⁻⁻15 S क्यूब। अब यहाँ पे इसका भी हम क्यूब बनाएंगे तो बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो S का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। Next question number 28. Suitable reagent to distinguish between propine and propene is। अगर हमें प्रोपाइन गिवन है और प्रोपेन गिवन है, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड वाला गिवन है और एक डबल बॉन्ड वाला गिवन है,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, तो हम किससे डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऑप्शंस में हमें गिवन है ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन। देखिए इसमें जो हम यूज करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट एक बार आंसर बता देती हूँ, वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसका हम यूज करने वाले हैं, जिसको हम टॉलेंट रिएजेंट भी बोलते हैं, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या करता है, ये टर्मिनल एल्काइंस के साथ तो रिएक्शन करता है, बट इंटरनल एल्काइंस अगर वहां पे गिवन है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हमारी प्रोपाइन तो क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, इसलिए इसे रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि प्रोपाइन के पास क्या है, एस्टिक हाइड्रोजन है। जब ये प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें देगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रोपाइन एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, और उस व्हाइट प्रेसिपिटेट से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोपाइन कौन से वाला कंपाउंड है। जबकि प्रोपिन के साथ ऐसा कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, प्रोपिन एल्कीन के साथ रिएक्ट करके, तो वहां पे हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से प्रोपिन और प्रोपाइन में डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं। बट जो ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अनसैचुरेटेड है, इसलिए उनको इससे डिस्टिंग्विश कर पाना डिफिकल्ट है। रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 एट रूम टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 भी एल्कीन और एल्काइन दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। जो आपकी एल्कीन होती है वो डायरेक्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, बट एल्काइन के साथ रिएक्शन करने के लिए वहां हमें कैटालिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, मर्क्यूरी सल्फेट की, इसलिए ये भी दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इससे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन जो है, ये भी आपके क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही अनसैचुरेटेड है, तो ये भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एल्काइन, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, इसको बेयर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन या ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड या इन क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग। देखिए जो फोटोकेमिकल स्मोग के अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं, उनमें मेजर रोल जो होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ओजोन का, पेन यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का, और एल्डिहाइड्स ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उनका। लेकिन यहाँ पे हमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है ऑप्शन के अंदर, ये मेजर रोल प्ले नहीं करता, तो हमारा डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट में आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड, इनका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अल्कीन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज दैट ऑफ रिएक्टेंट आर ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट के अंदर है, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हमें अगर प्रोडक्ट के अंदर मिल रही हैं, तो ऐसी कितनी रिएक्शंस हमारे पास यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले हमें पोटाशियम का सॉल्ट दिया है, एसिटिक एसिड, पोटाशियम का सॉल्ट, पोटाशियम एसीटेट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ब्लू पेन वाला जो है एग्जाम में गिवन है, और रेड पेन से जो मैंने किया हुआ है ये इसका सोल्यूशन किया हुआ है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 4 रिएक्शंस गिवन है, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए जब पोटाशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें मिलता है CH3 यानी इथेन। तो यहाँ पे 1 कार्बन और 1 कार्बन 2 ही कार्बन थे, तो यहाँ भी हमें 2 ही कार्बन मिल रहे हैं। इसी तरीके से एक एसिड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका अगर हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें अल्केन्स देता है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 का 2 यानी 2 कार्बन, 3 4 कार्बन, तो यहाँ भी हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन है। जो अल्केन है वो 4 कार्बन का है, यानी ब्यूटेन है, सॉरी आइसोप्रोपेन है। और यहाँ पे जो हमें CH3CH2Br यानी एक इथाइल ब्रोमाइड गिवन है, जिसका हमें क्या करवाना है, इथेनॉल की प्रेजेंस में हमें जिंक कॉपर कपलिंग रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे हमें C2H6 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 1 और 1 2, तो यहाँ भी 2 कार्बन का हमें क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास CH3CH2Br सोडियम एंड ट्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज होते हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड वहां से निकल जाता है साथ में, और ये 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं। 2 कार्बन का अगर आपका रिएक्टेंट है तो आपको प्रोडक्ट 3 या 4 कार्बन का यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे Br गलत लिखा है, सॉरी, यहाँ पे आपका CH3 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ब्यूटेन मिलेगा 4 कार्बन का। तो यहाँ पे ये आपका क्या है कि देखने में हमें क्लियरली पता चल रहा है ABC इन तीनों रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर सेम है, जबकि 4th वाला वुड रिएक्शन में नंबर डबल हो रहा है। तो हमारा ऑल द अबव रिएक्शन में गलत हो जाएगा, A, B एंड C, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिएक्शन पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। किस कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल होती है। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी है। देखिए कंडीशन यहाँ पे आपकी एंथैल्पी से और एंट्रोपी से रिलेटेड है। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो गिव्स फ्री एनर्जी में हमें रिलेशन पता है कि रिएक्शन कब पॉसिबल होती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, फिजिबल होती है। तो डेल्टा जी हमें पता है कैसे निकालते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S करके। और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, यानी ये जो इक्वेशन है ये आपकी लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी लेस देन 0 है तो और ये डेल्टा जी के इक्वल है, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S भी लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से डेल्टा H है, अगर ये पूरा स्टेटमेंट अगर हम समझ रहे हैं लेस देन 0, डेट मीन्स नेगेटिव है। नेगेटिव कब रहेगा ये स्टेटमेंट, जब डेल्टा H की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी तभी नेगेटिव रहेगा, यानी लेस देन 0 होगी। और यहाँ पे ये माइनस T डेल्टा S है, तो ये नेगेटिव कब रहेगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर डेल्टा S भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें पता है डेल्टा S यानी चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एंथैल्पी चेंज लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा राइट हो जाएगा, डेल्टा H इज लेस देन 0 एंड डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अमोनियम सोल्यूशन which contain 23% ammonia by weight and has a density of 0.885 ग्राम पर ml। हमें क्या बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है किसकी, अमोनिया सोल्यूशंस की, अमोनिया सोल्यूशन की, जिसके अंदर अमोनिया का जो बाय वेट है वो 23% है और डेंसिटी हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी गिवन है हमें, इसलिए मास यहाँ पे नहीं गिवन है हमें, तो हम मास निकालेंगे किसका, अमोनियम सोल्यूशन का। अमोनिया सोल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल सकते हैं। अगर अमोनिया का सोल्यूशन बना रहे हैं, अमोनिया प्लस वाटर होगा, वाटर का साथ जब अमोनिया का रिएक्शन होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डेंसिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम जो है नॉर्मेलिटी के लिए हम 1 लीटर कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम 1 लीटर होगा, डेंसिटी 0.885 ग्राम पर ml होगी। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1 लीटर और डेंसिटी हमें गिवन है जो, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0.885 ग्राम। अगर इसको चाहें तो जैसे कि डायरेक्ट ही हम, क्योंकि यहाँ पे ये लीटर में हमने ली है और ये ग्राम पर ml है, इसको 1000 से ही अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ही लीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप इस तरीके से मास को ग्राम में निकाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मेलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्यों, क्योंकि अमोनिया सॉल्यूट है यहाँ पे, और इनटू में नीचे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 नहीं लगाएंगे, अगर हम ml में ले रहे हैं तो वॉल्यूम नीचे ऊपर आपको 1000 लगाना पड़ेगा। तो अमाउंट या मास या वेट ऑफ अमोनिया अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से वो क्या होगा, अब हमें 23% अमोनिया बाय वेट लेना है, तो ये जो हमारा वेट आया है ये किसका आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का। इसका 23% हमारा वेट किसका होगा, अमोनिया का। अमोनिया का 23% निकालना है, तो 23% का मतलब 23/100 इंटू में मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास 0.20 ग्राम किसका आ गया, अमोनिया का मास आ गया। तो मास ऑफ अमोनिया हमारे पास कितना हो गया, 0.20 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही रहेगा 17, क्योंकि इसकी लेन फैक्टर 1 है। और यहाँ पे वॉल्यूम हम 1 लीटर ले रहे हैं, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऊपर 1000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 200/17 बचेगा,
बिकॉज यहाँ पे नीचे इसको पॉइंट हटाने के लिए 100 लगाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा 20 इंटू 10 200/17। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.7 अप्रॉक्सीमेटली वो किसके इक्वल आ रहा है 12 नॉर्मेलिटी के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2.84 बोर मैग्नेट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स डी ऑर्बिटल इज। देखिए अगर 2.84 बोर मैग्नेट है तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी है, उनकी हम चेक कर लेते हैं। D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए मैंने ये आपको लास्ट जो वीडियोस थी, पेपर्स थे जो, उनमें बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है लो स्पिन और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है हाई स्पिन। तो D4 अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है, इसका मतलब वो लो स्पिन है। लो स्पिन है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और आपके फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन और होंगे वो भी T2G में ही जाएंगे, यानी टोटल T2G में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 की फिलिंग के बाद ही EG में जाएगा। तो D4 है तो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे T2G में जाएंगे। तो N इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर T2G में 4 हैं तो T2 में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 4 ये वाला तो पेयर्ड अप हो जाएगा, सिंगल सिंगल 2 में ही रहेंगे तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा इसके लिए। और 2 के लिए हम बोर मैग्नेट की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कितनी आ रही है हमारी 2 + 2 4 4 2 जा 8। 8 का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बस स्क्वायर रूट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.8 2.9 के आसपास आएगा। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं D4 अगर वीक फील्ड में है यानी हाई स्पिन में है तो इसका मतलब T2G 3 और EG1 होगा, सॉरी ये EG1 होगा, T2G3 EG1। तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अनपेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड हो गए तो 4 + 2 × 4 √24 को सोल्व करेंगे तो 4.9 समथिंग आ जाएगा। अगर D3 वीक फील्ड में है या स्ट्रॉन्ग फील्ड में किसी में भी हो, सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएंगे। T2G 3 में तीनों के 3 पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर रहेंगे और उसके लिए सोल्व करेंगे तो 3.8। और 5 है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो यानी लो स्पिन, पहले 6 इलेक्ट्रॉन तक कहाँ जाते हैं T2G में। तो ये 5 है तो 5 के 5 T2G में जाएंगे तो 5वां इलेक्ट्रॉन भी ये क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाएगा। कितना बचेगा अनपेयर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचेगा तो N1 = 1 के लिए 1.7। तो यहाँ देख पा रहे हैं बोर मैग्नेट किससे मैच कर रहा है 2.8 2.84 ये जो है हमारा किससे मैच करेगा फर्स्ट वाले से मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि D ऑर्बिटल का कितना होगा D4 होगा। N = 2 इलेक्ट्रॉन यानी सेम जो आपका बोर मैग्नेट की वैल्यू है वो कौन कौन और शो कर सकता है भी मैं बता देती हूँ। एक तो हमने देखा D4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में तब शो होगा, एक D2 वीक फील्ड वाला शो करेगा और D8 वीक फील्ड वाला भी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ x ओम सेंटीमीटर, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वुड बी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1000 into K/C। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस = 1000 into K/C। ये हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे K क्या है हमारा, ये हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और C क्या है कंसंट्रेशन। इन सिंबल्स को आपको क्लियरली पता होना चाहिए। लैम्डा इक्विवेलेंट हमारा क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, K स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस x ओम सेंटीमीटर दिया है तो हम रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकाल लेंगे। वो क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है 1/x ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1/x सीमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आप बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ कंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई 1/x और कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.01 मोलर। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा तो 1000 × 100 हमारा ये हो जाएगा और अपॉन में x 10⁵ x। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी 10⁵ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स या फिर आपको यहाँ पे कार्बोनेट्स भी दिया हो ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इज। तो हमें सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है।
हमारे पास जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। तो देखिए ये आपके ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, जिसका सीक्वेंस क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके हमें सल्फेट्स गिवन है। अब इन सल्फेट्स का हमें ऑर्डर बताना है क्या होगा। देखिए जो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। इनकी चार्ज डेंसिटी क्योंकि साइज बड़ा होने से जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए चार्ज सभी के ऊपर कितना है, +2 है, लेकिन छोटे साइज पे +2 है और बड़े साइज पे +2 है, तो पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, डेंसिटी जो है नीचे बड़े साइज के ऊपर कम हो जाएगी और छोटे साइज के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सो द सल्फेट ऑफ बेरिलियम इज मोर सोल्यूबल, इसलिए बेरिलियम का सल्फेट ज्यादा सोल्यूबल हो गया क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और डाउन द ग्रुप जाने पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से बेरिलियम जो है उसके सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिस्ट हो जाएगी, सबसे कम सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस में ही ऑर्डर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का कम, उससे कम कैल्शियम का, उससे कम स्ट्रोंशियम का और सबसे कम बेरियम का। तो ऑर्डर हमारा थर्ड वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, किसकी जो मैचिंग है वो गलत है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और नेम ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास अराइल हलाइड है, साथ में क्या है, CH3Br है, अल्काइल हलाइड। तो इसको हम सोडियम डाई ईथर से रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट हमें मिथाइल बेंजीन मिलता है, यानी ये दोनों मैच कर जाते हैं आपस में, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मिथाइल और बेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन अभी हमने की थी। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही क्या है, दो मॉलिक्यूल अल्काइल हलाइड के होते हैं, उसमें अराइल हलाइड नहीं था। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल अल्काइल हलाइड के होंगे तब तो रिएक्शन हमारी वुड्स होगी, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल अराइल हलाइड है, एक अल्काइल हलाइड है, तो रिएक्शन का नाम वुड्स ना होकर के वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाता है। तो यही हमारा सबसे पहले वाला ही मिसमैच है। आगे और भी देख लेते हैं क्या है। हमें बेंजीन दिया है, CO कार्बन मोनोक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, रिएक्शन बनेगी बेंजल्डिहाइड। दिस इज द गटरमैन कोच रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी इस रिएक्शन को करवाया है। और बेंजीन प्लस ये आपका अल्काइल हलाइड एनहाइड्रस AlCl3, एथाइल बेंजीन हमें दे रहा है, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है जिसमें हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज करे हैं बेंजीन को एथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे अल्काइल हलाइड लिया है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर यहाँ पे अराइल हलाइड होता, कोई बेंजीन का कंपाउंड होता, तो रिएक्शन का नाम हो जाता फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है, हमें फिनाइल एस्टर गिवन है और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इससे हमें क्या मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इस तरीके के आपको 2 एसिटोफिनोन मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो ये ऑर्थो पोजीशन वाला और ये पैरा पोजीशन वाला, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीज रिएक्शन, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला सही मैच है। जो फर्स्ट वाला था उसमें बिल्कुल छोटा सा ही मिस्टेक था, वुड्स नहीं, वुड्स फीडिंग रिएक्शन। बच्चों को बहुत मतलब कंफ्यूज करने के टाइप से ही क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 269 एंड 92 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली, देन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मिल्किन स्केल इज। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बतानी है मिल्किन स्केल के अकॉर्डिंग। तो मिल्किन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल, या आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं, किसमें किलो कैलोरी पर मोल में, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलो कैलोरी पर मोल अपॉन में 129, ये फॉर्मूले में ही है। अब यहाँ पे हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना गिवन है, 269। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी गिवन है,
या एफिनिटी बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 92 अपॉन में 129, दोनों को ऐड किया 361 अपॉन 129, सोल्व किया 2.79, अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर करेंगे तो 2.8 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारी 2.8 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगर पुलिंग स्केल पे पूछे तो पुलिंग स्केल पे किस तरीके से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस निकालते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी करके इस तरीके से। इसमें फॉर्मूले में 0.102 इंटू डेल्टा ई रेज़ टू पावर 1/2, डेल्टा ई जो है वो होता है आयनेशन एंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंटू में 4.18 किलोजूल पर मोल। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी देखते हैं कि सेम हमें मिल रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मिल्किन स्केल से मिला था उतना ही यहाँ से मिल रहा है 2.77 और राउंड फिगर करने पे 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन पी रिएक्ट विद कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट आर फॉस्फिन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फेट, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पे जब हम फॉस्फोरस का कास्टिक सोडा से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक फॉस्फिन मिलता है, एक सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिलता है। यहाँ देख रहे हैं हम फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और फॉस्फिन में -3 और हाइपोफॉस्फेट में +1 है। तो यहाँ पे 0 से -3 में जा रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हो रहा है और 0 से +1 में जा रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस मिल रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नाम और भी हो सकता था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट जो है यानी सिर्फ अकेला फास्फोरस ही दोनों प्रोसेस शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यानी सेम एलिमेंट अगर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीजें शो करे तो वो रिएक्शन भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडर आती है। तो इसमें यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 109, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यूज्ड एज सफिक्स इज। सफिक्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर को दिखाने से पहले मैं नीचे आपको ऑर्डर दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो सफिक्स होती हैं वो मेन नेम के बाद लगती हैं। जैसे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हम लिखते हैं ब्यूटेन ओइक एसिड, ओइक जो लगा है वो फंक्शनल ग्रुप की क्या है, एज ए सफिक्स वहां पे यूज हुआ है। तो जो सफिक्स के तौर पे आपके फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एस्टर, एसिड हैलाइड्स, हेमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, थायोल्स, अमाइन, इस तरीके से आप प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे हमारा है सबसे पहले एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से 3 और 4 वाले तो वहीं रॉन्ग हो जाते हैं। फिर यहाँ हम देख लेते हैं, एक है CN और एक है CHO। तो CN हमारा नाइट्राइल में आता है और CHO एल्डिहाइड में। तो नाइट्राइल को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, एल्डिहाइड को बाद में। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं हमारा ग्रुप ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। सबसे पहले एसिड को, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, उसके बाद हम किसका नंबर आता है, कीटोन्स का, देन कीटोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये ड्रग्स के चैप्टर से क्वेश्चन है, मेडिसिनल ड्रग्स से, जिसमें हमें नाम दिया है नोवल्जीन, मॉर्फिन, कोडेन एंड मेथाडोन। मॉर्फिन, कोडेन एंड मेथाडोन ये आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं, ये भी ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये भी ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये इसने पूछा हमसे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आता है नोवाल्जीन, जिसका एक नाम डाइपायरोन भी है, जो कि सिरदर्द में लिया जाता है। जब किसी को सिरदर्द होता है ये मेडिसिन तब यूज की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा नोवाल्जीन। बाकी की मॉर्फिन जो है कब लिया जाता है, जब आपका काफी सेवरे या मॉडरेट टू सेवरे पेन होता है तब ये लिया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए। ये आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन को इफेक्ट करता है। कोडेन जो है ये आपके कफिंग, डायरिया या कोई पेन हो उस केस में ये कोडेन की टैबलेट्स या मेडिसिन यूज की जाती है। और मेथाडोन जो है क्रॉनिक पेन के केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, द कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉन विद अनायन इज। ऐसा कंपाउंड जिसका कटायन का जितना नंबर इलेक्ट्रॉन का उतना ही अनायन का भी हो वो बताना है। देखिए NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ प्लस में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे 10, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अगर नेगेटिव में है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, कितना जगह 18, तो 10 और 18 सेम नहीं है।
इसी तरीके से सोडियम आयोडाइड का देखेंगे, सोडियम का 11 था तो यहाँ पॉजिटिव होने से 10, और आयोडीन का 53 था, नेगेटिव होने से एक प्लस हो गया 54, ये भी सेम नहीं है। लेकिन K2S के केस में देखेंगे K पॉजिटिव में है और S -2 में है। तो K पॉजिटिव में यानी पोटाशियम का 19 था, एक माइनस कर देंगे 18 हो गया, और सल्फर में कितना था 16, 2 नेगेटिव है, 2 प्लस करेंगे 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सेम हमारा आ रहा है कटायन का और अनायन का इलेक्ट्रॉन नंबर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सीजियम फ्लोराइड के लिए भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। सीजियम का हमारा होता है 55, एक इलेक्ट्रॉन कम किया 54, फ्लोरीन का 9 होता है, एक ऐड किया 10, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, एन इमेजिनरी रिएक्शन रिएक्टेंट से जा रही है, R से जा रही है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका 2 मोल बन रहा है। टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, R से S, S से Q, हाफ Q चेंजेस टू P, और इसके लिए चेंज इन एनर्जी हमें चेंज इन एंथैल्पी दे रखी है Q1, Q2, Q3। हमें देखिए रिएक्शन क्या बतानी है, हीट ऑफ रिएक्शन बतानी है क्या होगी। इसको बताने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, R से 2P चाहिए, यहाँ R से P का है, तो पहले इसको R से 2P बनाने के लिए मैं नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/2 इंटू 2 1 हो गया, 1Q चेंजेस टू 2P, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए इसका हीट जो है वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q3 हो जाएगा। ओके राइट, देन हम क्या करेंगे, सारे इन सभी को 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो R प्लस S प्लस Q लेफ्ट पे, राइट पे S प्लस Q प्लस 2P राइट पे हो गया। जो कॉमन है उसको हम कट कर देंगे, क्या बना R से 2P। सेम जिस प्रोसेस में हमने ये ऐड किया उसी प्रोसेस में हम इनकी हीट को ऐड करेंगे, Q1 Q2 प्लस 2Q3, इस तरीके से हम ऐड करेंगे, तो इसके लिए हीट चेंज आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, फॉर्मेशन ऑफ इन न्यूमरल कंपाउंड ऑफ कार्बन इज ड्यू टू इट्स। ये कार्बन की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने की होती है, किसकी वजह से होती है, कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से होती है। तो मोस्ट सही जो है वो कैटिनेशन टेंडेंसी है। हाई रिएक्टिविटी, कोवलेंट एंड आयनिक टेंडेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, ये तीनों प्रॉपर्टी कार्बन की है, बट इनन्यूमरेबल कंपाउंड किसकी वजह से होता है, कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से होता है। कैटिनेशन जो होता है किसी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एटम जो है खुद के ही एटम्स के साथ क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है और एक लार्ज स्ट्रक्चर या चेन वहां पे बना देता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, सल्फर सल्फर सल्फर, इस तरीके का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, 10⁻³ मोलर KCl सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है वो दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ओके अब यहाँ पे हमें ऑप्शन जो गिवन है वहाँ NaCl, ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्जेलिक एसिड के मोलर कंसंट्रेशंस के साथ हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें KCl सॉल्यूशन गिवन है उसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई से हम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएंगे I × C × R × T। R और T का वैल्यू सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम इनको कांस्टेंट रख लेते हैं एज इट इज, क्योंकि इनका वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा सभी के साथ। तो यहाँ पे पाई जो है I × C हो जाएगा। अब KCl सोल्यूशन के लिए I मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक KCl ब्रेक होगा तो एक K पॉजिटिव मिलेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ और RT। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए, 10⁻³ मोलर KCl के लिए। इसी तरीके से जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है सभी के लिए हम निकाल लेंगे। सबसे पहले NaCl के लिए I का वैल्यू 2 हो जाएगा और C का वैल्यू हमें गिवन है, ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 × 10⁻³ RT। कैल्शियम क्लोराइड के लिए भी हम देख रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक हो गए कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो I का वैल्यू 3 इंटू जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है 2 × 10⁻³ वाली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻³। इसलिए ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज एक आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए I की वैल्यू 1 रहेगी इसके लिए, 1 इंटू जो कंसंट्रेशन गिवन है वो यहाँ पे, और जो ऑक्जेलिक एसिड है वो आपका जो है 3 आयंस में ब्रेक हो जाएगा
ऑक्जेलिक एसिड COH COOH, 2 H आयन मिलेंगे और एक ये हमारा ये वाला आयन मिलेगा, यहाँ से 2 H निकल करके, तो यहाँ पे I का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 और जो कंसंट्रेशन गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं KCl सोल्यूशन के साथ किसका कंसंट्रेशन मैच किसका प्रेशर मैच कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज वाले का मैच कर रहा है, तो ये दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ हम एक एस्टर गिवन है, उससे एक एसिड बन रहा है, एक एल्कोहल बन रहा है। एल्कोहल का फर्दर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें C मिल रहा है। हमें बताना है जो आपका C मिल रहा है उस C के लिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा। It decolorizes bromine carbon tetrachloride solution. It ozonolysis to give formaldehyde. It lower homologue is unstable. It cannot obtain by pyrolysis of ethyl acetate. देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है, इसलिए मैंने रेड पेन से मेंशन किया। इथाइल इथेनोइट या इथेनोइट जिसको हम बोल रहे हैं, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, इससे हमें एक एसिड मिलेगा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, प्लस में हमें एक एल्कोहल मिलेगा इथेनॉल। इथेनॉल को फर्दर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, इथिन मिलेगा। लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इथिन मिलेगा। तो इथिन मिल रहा है, जो इथिन क्या करता है, देखिए एक ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करके वो डिकलराइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो इथिन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये ओजोनोलिसिस का प्रोसेस भी शो करते हैं, और इथिन का जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड ही मिलने वाला है, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमें OH और इस तरीके से ओजोनोलिसिस करने पे डबल बॉन्ड O लग जाएंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के मिलेंगे। उसके बाद इसका जो लोअर होमोलॉगिक है, इथिन का लोअर होमोलॉगिक क्या होगा, मिथिन, और मिथिन हमें पता है अनस्टेबल है, क्योंकि CH4 तो हमारा क्या होगा, मिथेन होगा, CH3 क्या होगा, मिथिन, मिथिन इज अनस्टेबल। इट कैन नॉट ऑब्टेन बाय पायरोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इथाइल एसीटेट का पायरोलिसिस करेंगे तो हमें इथिन मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कैन नॉट ऑब्टेन, तो कैन नॉट आने की वजह से स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमें ये इथिन मिलता है पायरोलिसिस से, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इथेनॉल कैन बी डिहाइड्रेटेड टू गिव इथिन बाय हीटिंग इट विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, सॉरी ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले का। यहाँ पे जब आप इसका क्या करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, देखिए ये वाला, जब पायरोलिसिस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन करने से सब्सटेंस का हमें क्या मिलेगा, एक तो एसिटिक एसिड मिलेगा और एक इथाइलिन या इथिन जिसको आप बोलते हैं ये मिलेगा। इसके लिए कंडीशन है नाइट्रोजन इन लिक्विड गैस, लिक्विड स्टेट और साथ में ग्लास वॉल। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं इथाइल एसीटेट का पायरोलिसिस हमें क्या दे रहा है, इथाइलिन दे रहा है। तो यहाँ पे कैन नॉट आने की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अदरवाइज इस चारों की चारों स्टेटमेंट क्या हो जाती, इथिन के लिए सही हो जाती अगर यहाँ पे कैन नॉट गिवन नहीं होता। Next question number 116. The average velocity of an ideal gas molecule at 27 degrees Celsius is 0.3 meter per second. The average speed at 927 degrees Celsius will be. देखिए एवरेज वेलोसिटी और हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हमें क्या करना है, उसमें रिलेशन पता होना चाहिए किस तरीके का होता है। तो V1 इज इक्वल टू √T1 होता है, और इसी रिलेशन को जब हम 2 से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाता है V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। अब यहाँ से हमें V2 निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है सेकंड वाले के लिए, तो V2 निकाल लेंगे तो T1/T2 इंटू में ये V1 यहाँ पे चला जाएगा 1/, में, या फिर आप डायरेक्ट इस V2 को इधर ले आइए और इस स्टेटमेंट को इधर ले जाइए, तो ये T2 ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो V2 इज इक्वल टू √T2/T1 इंटू V1। तो यहाँ T2 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 927 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा,
और 27 में 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन बन जाएगा। दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। V1 हमें 0.3 गिवन है, सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 117। फॉर द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंजेस टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, डेल्टा एच का वैल्यू -45 किलो कैलोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय कंडीशन 1, 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू जो मैंने निकाला है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 + 1 3, 2 - 3 = -1। डेल्टा एन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम 3 to 2 और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? 2 से 3 इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन अकर विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की भी बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर किस लिए गलत है? क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव में दिया है तो हमें टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे हीट रिलीज हो जाए। नेगेटिव वाला वैल्यू जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा रिएक्शन को फेवर करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? सही है कि रिएक्शन जो है वो फेवर होगी इंक्रीज इन प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड इज नॉट फॉर्म्ड बाय एज बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट होता है जो हमें डिजायर्ड होता है, जिसके लिए हम वो रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो रिएक्शन के क्या कहलाते हैं? बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक अल्कोहल और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल हैलाइड हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसके लिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके अलॉन्ग विद फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बन रहे हैं। ये हमारे जो है बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो HCl इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। थाइनिल क्लोराइड से करवाएंगे तब भी HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा। PCl5 से एसिड का करवाएंगे तो भी HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन जब PCl3 से हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे POCl3 HCl बनने की बजाय वहां पे क्या बनता है? फॉस्फोरस एसिड बनता है। HCl एज ए बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ आयरन मैग्नीशियम कॉपर इज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होना है मतलब मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होना। देखिए, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सेम पीरियड के नहीं है, सेम आपके ग्रुप के नहीं है। ये मैग्नीशियम आयरन कॉपर अलग पीरियड से हैं, अलग ग्रुप से हैं ये। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और जो आपके आयरन कॉपर है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इफ एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से बिलोंग करें या सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करें, देन द एलिमेंट बिलोंग टू ए हायर पीरियड विल बी मोर मेटेलिक ड्यू टू इट्स बिगर साइज। ये सेम ग्रुप से तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं बट इनका पीरियड अलग है, पीरियड नंबर 2 और 3। तो हायर पीरियड का जो होगा उसका मेटेलिक करैक्टर थोड़ा ज्यादा होगा लोअर पीरियड वाले से। तो मैग्नीशियम का जो मेटेलिक करैक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा आयरन कॉपर से। इफ एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, अगर सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं जैसे आयरन कॉपर सेम पीरियड से हैं, देन द एलिमेंट बिलोंगिंग टू लोअर ग्रुप, यानी पहले वाला ग्रुप से जो बिलोंग करेगा वो मोर मेटेलिक होगा बिकॉज मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज इन ए पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयरन से कॉपर पे जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा। तो आयरन का मेटेलिक करैक्टर ज्यादा, कॉपर का कम। तो यहाँ से मैग्नीशियम का ज्यादा था दोनों से और इन दोनों में आयरन का ज्यादा है तो ऑर्डर हो जाएगा मैग्नीशियम का ग्रेटर, देन आयरन का लेस एंड देन कॉपर का सबसे कम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स क्रोमियम हेक्सामाइन, और यहाँ पे क्लोरीन दिया है 3 क्लोरीन्स। तो यहाँ पे बताना है क्रोमियम इज इन स्टेट ऑफ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ चूज करना है। इट गिव्स व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट, द कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड। देखिए जब हम यहाँ पे हेक्सामाइन क्रोमियम क्लोराइड का हम देखते हैं तो हमारे पास क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +3 आता है और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में चले गए तो यहाँ पे कितने आएंगे 3d3। 3d3 के लिए हम देखेंगे तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, चाहे वो वीक फील्ड में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में। D3 में तीनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन नंबर 2 गिवन था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 यहीं गलत हो जाता है क्योंकि इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। थोड़ा सा आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। D2sp3 ही है क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज हो रहा है इसका कॉम्प्लेक्स का, और जो इसके कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, साथ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, D2sp3 है। बोर मैग्नेट यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 3.93 है, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर रिएक्ट विद H2S प्रेसिपिटेटिंग सल्फर। हेयर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज, सल्फर डाइऑक्साइड को H2S के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें सल्फर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो हमें बताना है सल्फर किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं हम कितना है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर हमें मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की अगर आपको निकालनी आती है तो सही है, नहीं आती तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ में हमें H2S गिवन है यहाँ पे और यहाँ हमें सल्फर मिल रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। यहाँ हमें सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा इसलिए मैं सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की ही बात कर रही हूँ। अब देखिए +4 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसलिए वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकाउंट फॉर द OH बॉन्ड फ्यूजन। देखिए OH का जो O और H के बीच में जो बॉन्ड है, इस फ्यूजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्यूजन होगा वो कौन कौन सी रिएक्शंस में होगा, हमें यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है। C2H5OH प्लस CH3COOH एसिड एल्कोहल 2 हमें गिवन है और कंसंट्रेट H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये H2SO4 जो है, यानी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से OH का, यहाँ से H का, वाटर रिमूवल होगा इस तरीके से। तो जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप का जो OH बॉन्ड है इसमें क्लीवेज हो रहा है। नेक्स्ट में जो हमें इपॉक्साइड रिंग दी है, इपॉक्साइड रिंग के अंदर भी हम यहाँ पे जब देखेंगे प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा इस OH बॉन्ड को ब्रेक करके बनेगा। नीचे देखें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पे आके अटैक करेगा तो यहाँ से O और यहाँ से वाटर का H पे ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, इस तरीके से OH यहाँ पे बनेगा। और जो बेस है न्यूक्लियोफाइल है वो यहीं से इस अल्कोहल से ही जनरेट होगा, यहाँ से O नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में, C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में ये न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हो रहा है। यहाँ पे थर्ड वाली रिएक्शन में हम देखेंगे C2H5OH है, यहाँ भी OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है क्योंकि जो अमाइन हमें गिवन है ये हमारी देखिए डाइजोमीथेन जो है यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हमें इथाइल मिथाइल ईथर दे रहा है और N2 यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इसी के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे इसके 2 नहीं है, इसका एक CH2 यहाँ से आपका इससे रिएक्शन करके क्या बना रहा है, C2H5O CH3। और यहाँ पे डी वाली रिएक्शन में क्या है, एक अल्कोहल है और एक HBr है। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो OH बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, पूरा का पूरा OH ग्रुप ही यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे जो आपका है C2H5Br यानी यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके का आपका हो रहा है यहाँ पे।
प्लस H2, तो SN1 SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन टाइप की ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये OH बॉन्ड फ्यूजन में हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा OH ब्रेक हो रहा है। तो जो आपके कोड्स गिवन थे A, B एंड C, तो ये तीनों ही बॉन्ड फ्यूजन करवा रहे हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। द वंडर वॉल पैरामीटर फॉर गैसेज W, X, Y एंड Z आर गिवन। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमें गिवन है, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। विच ऑफ दीज गैसेज हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो जो आपके गैस कांस्टेंट है ए एंड बी, इनके रेशियोज के साथ लिंक्ड है। अगर रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। देखिए किस तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर का और जो रेशियोज का रिलेशन है वो ये है, TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A by B। इस रिलेशन से हम निकाल रहे हैं, ये हमें पता है रिलेशन 8A/27 RB। अगर हम AB का रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो मैंने ये A और ये B इस तरीके से लिखे हैं टेबल से देख करके, और मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया। तो AB का वैल्यू हम देख पा रहे हैं किसका ज़्यादा है, Z का ज़्यादा है। तो जिसका वैल्यू Z का ज़्यादा होगा उसी का वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर का भी ज़्यादा होगा, तो Z का ही क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। सेल पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें गिवन है, इसका सेल पोटेंशियल हमें बताना है क्या होगा। देखिए जो सेल है ये कुछ इस तरीके का है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके पास कॉपर और सिल्वर आयन का एग्जांपल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉपर जो है कॉपर +2 में जा रहा है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन X1 है। और यहाँ पे कह सकते हैं सिल्वर आयन जो है सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, X2 है, कुछ इस तरीके का। तो इसी तरीके का हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। तो इसके लिए जो N का वैल्यू है, N का वैल्यू क्या है, 2 है। इस रिएक्शन के लिए N का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे जो ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो है E0 सेल -2.303 RT/NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 2.303 RT/F को सोल्व करेंगे तो 0.0592 आएगा। N का वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ देखिए E0 -0.0592/2 log ऑफ, अब जब ये रिएक्शन करवा रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर देखिए हाफ रिएक्शन ये है, हाफ ये, और नेट रिएक्शन ये है। इस नेट रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या है, A2+ और रिएक्टेंट क्या है, B+। आयंस की फॉर्म में ही हम बात करेंगे। तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, A2+ वाले की X1 और B+ वाले की कितनी है, X2। तो X1 की कंसंट्रेशन अपॉन X2 की कंसंट्रेशन। अब जो इसका कोफिशिएंट होता है उसकी पावर भी बनेगा, इसका स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये मुझे ऐसा जो है किसी भी ऑप्शन के अंदर गिवन नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बता पा रही हूँ इसका। लेकिन आंसर होना चाहिए ये वाला, E0 -0.0592/2 log ऑफ X1 की कंसंट्रेशन X1 अपॉन स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन X2। यहाँ पे जो नीचे 2 वाले हैं इनमें X1 अपॉन X2, X1 का स्क्वायर अपॉन X2 का स्क्वायर ही गिवन है। यहाँ पे X2 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 गिवन है, या तो यहाँ 2 करेंगे तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा फिर, या फिर यहाँ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा कहीं पे। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ये आंसर होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। Formation of acetylene from vinyl bromide, formation of ethene from ethyl alcohol, formation of oxime from acetaldehyde, formation of propane from 1,2-dibromopropane। तो इनमें से कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये पूछा हमसे एक तरीके से। तो हम देख लेते हैं चारों रिएक्शन को एक बार। विनाइल ब्रोमाइड हमें दिया है स्टार्टिंग वाले में, उससे हमें बताना है एसिटाइलिन या इथाइन बनाना है C2H2, C≡C। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। अल्कोहल गिवन है, उससे हम इथीन बना रहे हैं तो भी एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से H, यहाँ से OH का। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा ऑक्जाइम बन रहा है। ऑक्जाइम में यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड N बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से।
और लास्ट जो हमारा गिवन है यहाँ पे CH2CH3 यानी 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हमें गिवन है। इसका जब जिंक और मिथेनॉल से हम रिएक्शन करवाएंगे, पहले एक H एक Br निकलेगा, फिर सेकंड स्टेप में इधर से H और इधर से Br निकलेगा, यानी सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इस टाइप का। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन के बाद प्रोपाइलिन बनने के बाद हम इसका रिडक्शन करवा के क्या बनाएंगे, प्रोपेन बनाएंगे। तो यहाँ भी एलिमिनेशन हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन 1, 2 और 4 इन तीनों में एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन नहीं हो रहा है वो है थर्ड वाला। तो राइट है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3।